अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। तो अब हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मदीना में इस्लामिक सोसाइटी किस तरह से इस्टेब्लिश हो गई और उसमें कौन-कौन से ऐसे इवेंट्स हुए, जैसे गज़वाए बदर है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है या फ़तह मक्के है। ये ऐसे बैटल्स हैं या ऐसी वॉर्स है जो मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स के बीच में हुई। तो ये सारे जो इवेंट्स है, इस सभी की बदौलत वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुई इस्लामिक सोसाइटी की, यानी कि ये फैक्टर्स है ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी एट मदीना। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा बिना कोई पॉइंट स्किप किए या मिस किए। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी जो मदीना में हुई, ये एक टर्निंग पॉइंट था इस्लाम का, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट और इसके यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने मदीना में एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी की बेस डाली जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, कंपैशन और इक्वलिटी, यानी कि ये सारे प्रिंसिपल्स किसके हैं? इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इस्लामिक टीचिंग्स के प्रिंसिपल्स है। ये सभी प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर, यानी कि इन सभी प्रिंसिपल्स के बेस पर इन्होंने मदीना में एक सोसाइटी की फाउंडेशन डाली और बाद में वही मुस्लिम कम्युनिटी या आप बोलिए मुस्लिम सोसाइटी कहलाई। तो वहाँ पर जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुई तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने सेवरल चेंजेस वहाँ पर लाई, यानी कि सेवरल रिफॉर्म्स, हम बोलेंगे बहुत ही सारे रिफॉर्म्स, यानी कि जहाँ जो वहाँ का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और रिलीजियस सेटअप था उसमें रिफॉर्म किया। नए से वहाँ पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स उसमें ऐड किए और यूनिटी, कोऑपरेशन, ऐसे फैक्टर्स उन्होंने इसमें इस्लामिक सोसाइटी में ऐड किए, वहाँ की सोसाइटी में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, यानी कि इन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का, जिसमें उन्होंने कहा कि राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए वेरियस रिलीजियस एंड ट्राइबल ग्रुप्स की। जैसे हम आज देखते हैं सेक्युलर पॉलिटिकल सेटअप में, जैसे जजेस होते हैं, कादीज़ होते हैं, या यहाँ पर होते हैं मजिस्ट्रेट्स होते हैं, इसी तरह वहाँ पर भी इनका कंसेप्ट था। इसके अलावा जो इनके अर्ली चैलेंज में एक था कि वहाँ पर जो कुरैशी ट्राइब थे मक्का के, तो उनके और इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, वार्स हो गए, बैटल्स हो गए। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये अब इस्लाम अब डोमिनेंट रिलीजन बन सकता है, जो कि हमारे लिए ख़तरा है। किन के लिए? कुरैशीज़ के लिए, यानी कि कुरैशी लीडर्स के लिए, कुरैशी ट्राइब्स के लीडर्स के लिए। वो समझते थे कि अगर इस्लाम यहाँ पर डोमिनेंट रिलीजन बन गया तो हमारी इकोनॉमी एज वेल एज रिलीजियस सिस्टम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इससे क्या हुआ कि उनके मुसलमानों और कुरैशी के बीच में, कुरैशी ट्राइब्स के लीडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत ज़्यादा वार्स हुए। क्यों? वो चाहते थे कि इस्लाम यहाँ पर सेटअप ना हो। जैसे कि उसी कॉन्फ्लिक्ट का एक इवेंट है हमारे पास, बैटल ऑफ बदर, जिसे आप सभी जानते होंगे, जो 624 सी में हुई थी। ये भी मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स के बीच में, यानी कुरैशी ट्राइब्स के बीच में हुई थी। इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों के पास उतनी मिलिट्री पावर्स नहीं थी, उतने वेल इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से मुसलमानों ने जीत हासिल की। और इसके अलावा इन्होंने इस्लामिक बिलीफ सिस्टम पे, यानी कि इनका जो बिलीफ था इस्लाम पे, इनका जो बिलीफ था अल्लाह ताला पे, गॉड पे, तो उस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ पर विक्ट्री हासिल की। और जो कुरैशी ट्राइब थे, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो वहाँ पर डिफीट हो गए। इसकी बदौलत भी कि यानी कि इनके पास कोई वेल इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ पर फ़तह हासिल की। और उनके पास जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे, प्रॉपर वेपन्स थे, फिर भी वो वहाँ पर डिफीट हो गए, क्योंकि इनका बिलीफ था। इसीलिए अगर हम एक और फैक्टर देखते हैं, एक और इवेंट देखते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो कि 620 सी में हुई। ये मुस्लिम्स और कुरैश के बीच में हुई, यानी कि मुस्लिम लीडर्स या मुसलमानों के और कुरैशी लीडर्स के बीच में हुई। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ये भी एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी बैटल थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत ही ज़्यादा हार्dships हुई, बीच में बहुत ही ज़्यादा वार्स हुए। लेकिन इसके अलावा भी क्या हुआ कि जो वहाँ पर मुसलमान थे, यानी कि जिनके जो वहाँ पर लड़ रहे थे उनके साथ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पर फ़तह हासिल की।
यानी कि जो मुसलमान कम्युनिटी थी उन्होंने उस जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो मुसलमानों और कुरैशियों के बीच में हुई, वहाँ पर भी उन्होंने फ़तह हासिल की। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इंटरनल ग्रोथ बाद में की, यानी कि इन्होंने बाद में अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें 630 सीई में जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स थे, जब उनकी एक और बैटल हुई यानी कि इन्हीं कुरैशी ट्राइब के साथ, तो उन्होंने फाइनली मक्का को फ़तह किया, जिसे हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का या फ़तह मक्का भी कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी मूवमेंट थी जब इन्होंने मक्का को फ़तह किया था, यानी कि इन्होंने मक्का को अपनी जो इस्लामिक इस्लामिक कैलिफेट में उन्होंने शामिल किया, इन्होंने फ़तह हासिल की और कुरैशी ट्राइब डिफीट हो गए। तब क्या हुआ कि जो इस्लाम था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया वहाँ पर, डोमिनेटिव रिलीजन बन गया वहाँ पर। और जिससे क्या हुआ कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, यानी कि प्रॉफिटिक मिशन, मैसेंजर एज अ मैसेंजर वो थे लोगों के पास इस्लाम पहुंचाने का काम उनका था। उनकी वो अहमियत लोगों के बीच में बढ़ गई, यानी कि अब सभी ये मानने लगे कि हाँ, यही हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये आखिरी प्रॉफिट है। इसके अलावा जब ये इस्लामिक सोसाइटी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई मदीना में, तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आए, जैसे सोशल जस्टिस और सोशल कोहीजन, इक्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स भी अराइज हुए, ये सारे फैक्टर्स भी डेवलप हुए वहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने वेरियस मेजर्स इम्प्लीमेंट किए, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को डेवलप किया, जिससे क्या हुआ कि जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म कर सके, यानी कि गरीबी को ख़त्म कर सके। और चैरिटेबल यानी कि ज़कात देना, सदका देना, ये वहाँ पर इन्होंने लागू किया लोगों पर, यानी कि आपको ज़कात, ये ओब्लिगेटरी आर्म्स गिविंग है, ये आपको देना है। इसके अलावा आप सदका भी दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि जिनको कम पाया समझते हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनको फेयरनेस मिले, उनको भी अपना हिस्सा मिले। वुमेन राइट्स, उनको भी, वुमेन्स को भी अपनी राइट्स मिले। इसके अलावा अगर हम इनकी लीडरशिप की बात करें, तो अंडर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडरशिप जो मदीना था वो फ्लोरिश हो गया, यानी कि वो एक ऐसी कम्युनिटी बन गई जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। जितने भी डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग थे वो अब यहाँ आने लगे, इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। और ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्रिएट हो गए, यानी कि अब सभी मुसलमान समझने लगे कि हम सभी आपस में भाई है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर डेवलप हुए। इसके अलावा कंसल्टेशन प्रोसेस का कंसेप्ट, यानी कि एक प्रिंसिपल बन गए इस्लामिक गवर्नमेंट में। कंसल्टेशन सिंपली मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में कोई, यानी कि जो वेल नोन स्कॉलर्स हो इस्लाम के, तो उनको कंसल्ट करना। इसके अलावा कंपैशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये सारे फैक्टर्स प्रोमिनेंट बन गए इस्लामिक गवर्नेंस में। और इससे क्या हुआ कि जो फ्यूचर की जो मुस्लिम सोसाइटी हो, तो उनको लगा कि अगर ये सारे फैक्टर्स इस्लाम में आए, तो उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया ताकि ये फ्यूचर में भी मुस्लिम सोसाइटीज़ के काम आए। इसके अलावा इनकी जो ये लेजेसी थी मदीना में, जो फर्स्ट स्टेट का इनका जो कंसेप्ट था, इनकी लेजेसी थी, इसको कंटिन्यू मुस्लिम वर्ल्ड में यानी कि इसकी वजह से कंटिन्यू जो मुसलमान है, मुस्लिम कम्युनिटी है वर्ल्ड में, वो इससे इंस्पायर होती है और इसको समझते हैं कि अगर इस्लामिक स्टेट बनती है, इस्लामिक स्टेट कहीं पर इस्टेब्लिश होती है, तो वहाँ पर यही सारे फैक्टर्स, सोशल कोहीजन, जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर हम इन इवेंट्स की बात करें, गज़वाए बद्र, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया या फ़तह मक्का, ये सारे एक ऐसे प्रोमिनेंट इवेंट्स थे ये इस्लामिक हिस्ट्री में, जिनसे क्या हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, यानी कि इन सभी के बाद में मुसलमान एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया उस पीरियड में। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज हम फैसिलिटेट होते हैं इससे, हमारे पास आज ये इस्लाम है, हमारे पास आज ये रिलीजन है। तो ये सारे फैक्टर्स थे बिहाइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी एट मदीना। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, आप हमें बताइए, आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आप तो डायरेक्टली कभी तो आप बताते ही नहीं हो, मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि वेदर आपको समझ में आया है या नहीं आया। सो प्लीज़, फीडबैक इज़ कंपलसरी, यानी कि आपका बताना जो लाजमी है, तभी जाके अंदर से वो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि नहीं, कोई ना कोई तो मुझसे फैसिलिटेट होता है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।